साथियों नमस्कार। देश में किसान और सरकार के बीच में काफ़ी गर्मी मामला चल रहा था। अब जो है पंजाब संगठन से ये खबर आ रही है कि आंदोलन खत्म किया जाएगा। सबसे बड़ी जो है इसमें एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के था। एमएसपी भारत में तो चल ही रहा था, पहले ही से चल रहा था, और एमएसपी गारंटी कानून अभी तक भारत में नहीं चला। वैसे एमएसपी गारंटी कानून बहुत ही बड़ी चीज़ है और ये अच्छी बात है पंजाब किसानों के तरफ से जो आ रही है बातें कि यह जो है मांग नहीं होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता। वैसे भी कोरोना का प्रभाव तो पड़ा ही है, तो इसका भी पड़ता। एमएसपी समझिए पहले क्या है। एमएसपी एक सरकार द्वारा किया गया एक रेट खाद्यान्नों पर कर दिया जाता है। फसल बोवाई के पहले ये रेट तय हो जाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होता है सरकार को, ये बाध्यता नहीं होती सरकार की जो सरकार वापिस सभी जो फसलों को ले, जितना ज़रूरत पड़ता है सरकार को उतना ही ले सकती है। तो यहाँ सरकार जो है एक प्रकार का फसल बीमा तो दे देती है, लेकिन ये नहीं होती निश्चित एमएसपी में कि किसानों के सभी जो है खाद्यान्न सरकार लेगी। बात सही है, सरकार कहाँ तक लेगी? सरकार जो लेती है वो एफसीआई और नेफेड, एफसीआई और नेफेड में भंडारण करती है, जो गरीबों को कम कीमत में खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। और इससे जो है व्यापारी जो होते हैं, कारपोरेट जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो माल तो खरीद लेती थी, लेकिन उस पर जो है कानून भी था कि भंडारण की जो है आप आवश्यक वस्तुओं पर भंडारण नहीं कर सकते। और एमएसपी गारंटी कानून जो है एक अलग कानून बन जाती, अभी तक तो भारत में थी नहीं, इसमें जो है एक अलग से एक्ट बन जाता कुल मिला के। और यदि अगर सरकार रेट फिक्स करती किसी खाद्यान्न पर रेट, जैसे साल में जो है एमएसपी में 2 बार रेट तय की जाती है, एक रबी फसल में करती है और एक खरीफ फसल में किया जाता है। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून में ये अगर रेट तय होता तो बिचौलिए को या नहीं तो व्यापारियों को उतना ही रेट में खरीदना ही पड़ जाता और खरीदते, और यदि अगर कम में खरीदते तो कानून बन जाता, उन्हें जो है कानून के अंदर आ जाता और उन्हें जो जेल भी भेजा जा सकता था। और इसमें 3 पार्टी होते हैं, सरकार होती, व्यापारी होता और किसान भी होते, 3 पार्टी बनते। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता। तो पहले समझेंगे कि जो परीक्षा उपयोगी जो फैक्ट्स हैं वो हम दे रहे हैं। ये एमएसपी गारंटी कानून का जो प्रभाव हुआ तो हो सकता है खत्म होगा। अब जो 3 कृषि कानून जो है सरकार ने तो ले लिया वापस, वो 3 कृषि कानून पर ही जो है एमएसपी गारंटी कानून की बात कही गई थी।
सरकार यहाँ पर जो है सरकार और किसानों के साथ में पैच फंस गई थी, बहुत मामला बड़ा हो गया था। तो उसका ऊपर बताएंगे कि सरकार जो है 5 जून 2020 को अध्यादेश निकाला। देखिए, सरकार की एक गलती कहा जाता है, यानी तो सभी प्रचार के लिए तो अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करते ही हैं। 2016 में नरेंद्र मोदी जी एक प्रचार में किसानों को संबोधन कर दिए, घोषणा कर दिए कि 2022 तक में जो है आप लोगों की आय 2 गुनी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अध्यादेश निकाला गया 5 जून 2020 को, ऑर्डिनेंस निकाला गया। ऑर्डिनेंस क्या होती है बताते हैं। अध्यादेश जो होते हैं वो आर्टिकल 123 के तहत में राष्ट्रपति निकालते हैं, लेकिन ये समझिएगा, ये स्वविवेक नहीं होता, ये मंत्रिमंडल की सलाह से निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? जब सत्र नहीं चलते हैं, अवकाश की स्थिति में निकाली जाती है। जब देश के लिए कोई कानून आवश्यक हो जाता है तो उस समय निकाली जाती है। तो सत्र जो है समान रूप से 3 चलते हैं, बढ़ाई भी जा सकती है अगर मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ती है तो संसद का सत्र जो है, पहले बता दें, समान रूप से 3 होते हैं। एक होते हैं बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये होते हैं फरवरी मई में चलता है इनका सत्र, और ये जो है जुलाई सितंबर चलता है, और ये नवंबर दिसंबर चलते हैं। ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे बड़ा होता है समय का। जब सत्र नहीं चल रहे होते हैं, मतलब यहां समझिएगा कि संसद का सत्र होता है कम से कम साल में 2 बार होना अनिवार्य होता है, और जो दोनों का जो एक अंतिम, जहां संसद का सत्र चल रहा है वो अंतिम वाला भाग, और जहां जो दूसरा सत्र चलेगा उसके दरमियान में 6 माह का गैप होना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके के सामान्यतः 3 होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो बढ़ाई जा सकती है, मंत्रिमंडल के अनुरोध पर बढ़ता है। तो यहां पर जो है 5 जून को निकाले, और उस समय जो है कोरोना काल चल रहा था। ये 2020 की बात है, कोरोना काल चल रहा था। तो यहां पर जो है देशवासियों को, देश किसानों को जो है कान खड़े होना चालू हो गया। तो ये जो अध्यादेश जो लाया गया संसद में पेश हुआ 14 सितंबर 2020 को, लोकसभा में पास हुआ 17 सितंबर 2020 को, और राज्यसभा में पास हुआ 20 सितंबर 2020 को। अब राज्यसभा में जो पास हुआ था ध्वनि मत से हुआ था, यहां पर भी विवाद हुआ था। ध्वनि मत के बारे में बता देते हैं कि जो मतगणना होती है वो मत विभाजन के आधार पर होती है। मत विभाजन ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हमारे भारत में चलता है। एक होता है ध्वनि मत, और मतगणना के आधार पर होता है, और
मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के आधार पर होता है, और एक होता है लॉबी में जो मत देने वाले सदस्य होते हैं, वो लॉबी में उनको बैठाला जाता है और वहाँ से गणना होती है। ध्वनि मत क्या होता है कि यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर हो या राज्यसभा में सभापति हो या ना रहे उपस्थित तो उपसभापति हो, इसी तरह के यहाँ पर होते हैं पीठाधीन अधिकारी। तो यहाँ पर जो है वोट में यदि अगर जो बिल पास करना है तो जिनको जो पक्ष में होंगे वो बोला जाएगा अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि हाँ कहें या ना कहें। अगर बिल पास ना करना चाहते हैं तो ना कहें, और बिल को सहमत है बिल पर तो हाँ कहें। तो इस तरह से हाँ और ना की बात होगी, और इस तरह से जो हाँ वाले की संख्या अगर हुई तो ये बिल आगे बढ़ेगा। और यदि फिर एक मतगणना, इसी के आधार पर ध्वनि मत के आधार से ही जो है यह बिल पास हुआ था कृषि वाला। मतगणना वाला जो है खड़े हो जाएंगे सदस्य, जो बिल पास करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएंगे, गिन लिया जाएगा ज़्यादा संख्या है, और जो बिल पास नहीं होते हैं उनको बोलेंगे खड़े करने होने के लिए, उनमें से गिन लिया जाएगा। जिनकी ज़्यादा संख्या होगी वैसा जो है विधेयक पर विचार हो जाएगा। अगर ज़्यादा यहाँ पर खड़े होने यस वाले हो जाएंगे तो समझिए कि बिल पास हो जाएगा, नहीं तो बिल नहीं पास होगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में पी बटन होता है, ए होता है, एन होता है और ओ होता है। पी में प्रेजेंट के शो करता है, ऑन होता है मशीन दबाने पर प्रेजेंट हो जाते हैं, और ए में यस मतलब बिल के पक्ष में वाले सदस्य हो जाते हैं, और एन जो दबाएंगे उसमें जो है नो वाले सदस्य काउंट हो जाएंगे, और ओ जो है जो दोनों जो है नहीं वाले की पोजीशन हो जाएगा कि दोनों जो है यस नहीं है और नो के पक्ष में है, वो ऐसी कंडीशन हो जाएगा। तो इस तरीके के यहाँ बिल पास होता है। लॉबी में जो है इस तरह के लॉबी अगर बनते हैं तो वो लॉबी में बोलते हैं कि भाई लॉबी में आकर के बैठ जाएं। एक तरफ जो है बिल जो पक्ष वाले हैं एक तरफ बैठ जाएं, और एक तरफ जो है जो विपक्ष में है बिल के वो बैठ जाएं, तो वहाँ पर काउंट कर लिया जाता है। और इस तरीके से अगर पक्ष वाले जो होंगे वो बिल इस तरह का पास हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके की बात होती है। हस्ताक्षर राष्ट्रपति का हुआ 27 सितंबर 2020 को, जो बिल पास हो गया था कृषि तीनों बिल। और पहला वार्ता जो किसान के साथ में हुआ, सरकार और किसान के साथ हुआ 3 दिसंबर 2020 को। स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से किसानों को प्राप्त हुआ यहाँ पर 12 जनवरी 2021 को, और किसान जो है काला दिवस मनाए 27 मई 2021 को 27 मई 2021 को। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे ऐलान किए बिल वापसी तीनों बिल का कृषि का 19 नवंबर 2021 को। उनने ऐलान में बोले कि जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है वह सत्र में जो है वापसी की प्रक्रिया ले ली जाएगी, तीनों बिल जो है वापसी कर लेंगे। लेकिन किसान जो है अड़े हुए थे किस मामले में? एमएसपी गारंटी कानून के मामले में, कि यदि अगर इसमें प्राप्त हो जाता है तो किसानों को तो ठीक तो है ही है, फिर कोई भी कानून आ जाएगा तो इस कानून के तहत में जो है सरकार से भी लड़ लेंगे, और जो बिचौलिए हैं, जो जमाखोरी लोग हैं, उनसे भी लड़ा जा सकता है। कम कीमत में जो खरीद लेते हैं किसानों को, धूड़ बना करके खरीद लेते हैं, किसी भी प्रकार से खरीद लेते हैं, लालच दे करके खरीद लेते हैं, और बाद में टरकाते रहते हैं। तो ऐसे में जो कानून बनेगा तो वो किसानों के लिए तो बहुत ही फायदा था। लेकिन यहाँ जो व्यापार यदि अगर करता
तो उनको भी वही रेट में लेना पड़ता, तो फिर किस रेट में वो बेचता, बात ये भी आ रही थी। और यहाँ जो है सरकार पेंच फंस रहा था, सरकार के साथ किसानों का जो है जो पेंच दोनों में आपस में जो संबंध है गहरा, वो यहाँ से ताल्लुकात था। अब सरकार ने डिसीजन ले लिया कि भाई तीनों बिल हम वापस ले लेंगे और जिस तरह का जो एमएसपी चल रहा था वो चलने दीजिए। मतलब सरकार जो है इसमें बाध्यता नहीं होती कि पूरे जो किसानों का अनाज जो है, खाद्यान्न है, वो खरीदे और किसान जो है अपना मार्केट में बेचे। जिस तरह से वो अगर मार्केट का जो रेट बढ़ता है तो वहाँ जा कर के बेचे। सरकार को देती है तो सरकार तो अगर ज़रूरत पड़ता है उनको तो ले लेगी सरकार। जो तय हुआ है बुवाई के पहले तय होती है एमएसपी, न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होती है। तो तीनों बिल जो है वापस की बात बनी, निरसन की बात बनी 2021 विधेयक 2021। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा जो बड़ा फायदे का काम करता है बच्चों को, कि प्रस्ताव जो है बनते हैं। पहले यहाँ पर देखिए तीनों बिल वापस करने के लिए प्रस्ताव बने 24 नवंबर 2021 को बने। जो मंत्रीगण बैठक हुई आपस में प्रस्ताव बनाए और वह प्रस्ताव जो है कानून मंत्रालय में पहले भेजा जाता है स्क्रूटनी के लिए। और यहाँ स्क्रूटनी होने के बाद में जो संबंधित विषय का जो मंत्रालय होता है, जो विधेयक जिस क्षेत्र से, जैसे कृषि का क्षेत्र का विषय विधेयक था, बिल था, वो कृषि मंत्रालय को भेजा गया। और कृषि मंत्रालय में जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने जो है संसद में वह बिल पेश किए, लोकसभा में पेश हुआ और इस तरह का बहस होगा और मतदान होता है। लेकिन यहाँ पर और चीज़ बता दूं कि जो कानून जिस मत के आधार पर पास होता है, मतलब ये देखिए कृषि बिल जो है, एक्ट जो है, साधारण मत के आधार पर बिल पास हुआ। अगर विशेष मत के आधार पर वह बिल पास होता है, कोई ऐसे होता है, तो वो जो जैसे संविधान संशोधन या जो भी होते हैं, तो वो विशेष बहुमत के आधार पर ही उसे वापस किया जाता। और वापस जो होता है अनुच्छेद जो है 245 के तहत वापस भी होता है। और कानून जब बनते हैं तो 245 अनुच्छेद के तहत में संसद कानून बनाती है और संसद वापस लेती है किसी बिल को तो 245 के तहत में भी लेती है। तो यहाँ पर जो है संबंधित मंत्रालय को भेजा गया और वो जो है कृषि मंत्री जी पेश किए, बहस हुआ। अब बहस यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए बहस भी ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी कि ऑपोजिशन पार्टी भी बोल रहे थे कि तीनों कृषि बिल वापस लो। तो अब वापस ले ही रहे हैं तो उसमें क्या बात है। अब बोल रहे हैं कि नहीं चर्चा होगी, तो चर्चा की बात है। अब देश को भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो कितना चर्चा करें, कितना लड़ाई झगड़ा करवाएं, कितना ऑपोजिशन की बात करें। तो ये सब चीज़ जो बात होती है। और मतदान हुआ ध्वनि मत से, तीनों के तीनों बिल ध्वनि मत से दोनों जगह से कल पास हो गया। 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और इसी 29 नवंबर को दिन में जो है दोनों जगह से बिल पास हो गया ध्वनि मत से। अब यहां पर जो है थोड़ा ऐतिहासिक बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं। तीसरी संविधान संशोधन 1954 में हुआ, 1954 में हुआ। इससे पूर्व जो है कुछ ऐसे विषय राज्य सरकार की थी, लेकिन राज्य सरकार से जो कानून बनाया जा रहा था वो देश के लिए सही तौर तरीका नहीं साबित हो पा रहा था। तो ऐसे में जो है उचित समझा गया सरकार के द्वारा 1954 में। तो कुछ जो है राज्य सरकार से विषय जो है समवर्ती सूची में रखा गया। खाद्यान्न,
समझ ही रहे हैं, अनाज अनाज वगैरह से संबंधित, और पशु के लिए चारा और कच्चा कपास। अब सोचिए कि कृषि जो है फर्स्ट सेक्टर कहलाता है। जब देश आजाद हुआ तो कृषि ने ही जो है हमारे देशवासियों को बचाया है जीने से। ये स्थिति बहुत गरीबी स्थिति थी, वो संभाला है प्राथमिक सेक्टर। आज जो है ठीक है, थर्ड सेक्टर जो है आगे है, लेकिन उस समय प्राथमिक सेक्टर ही भारत को संभाला था। तो कृषि बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। कच्चा कपास हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से चले आ रहे कपास, कपड़े, खादी ग्रामोद्योग, कपास बहुत महत्वपूर्ण एक कच्चा माल है। तो इसको जो है समवर्ती सूची में रखा गया। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को मोहर जो लगी लाल बहादुर शास्त्री के प्रयासों से लगा। उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए प्रयास किए कि किसानों को कोई ना कोई लाभ मिलना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा इनका प्रसिद्ध हुआ, और जय जवान जय किसान के नारा के समय ही उन्होंने सोचने लगे कि किसान को जो आमदनी होनी चाहिए, कोई एक दायरे पर मिलते रहना चाहिए। जब कभी फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रेट उनको बहुत कम मिलने लग जाता है, रेट कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उनको मिलना ही चाहिए, कोई ऐसी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही गई, और यहाँ पर जो है बनाई गई रूपरेखा, लेकिन लागू नहीं हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ा, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति 1966-67 में हमारे भारत में हरित क्रांति आए। एमएस स्वामीनाथन इनके भारत में जो जन्मदाता कहलाते हैं, और हरित क्रांति से जो है हमारे भारत में बहुत ही अनाजों को फायदा मिलना चालू हुआ। तो 1966-67 में सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी लगाई गई, सबसे पहले गेहूं पर लगी, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और आज वर्तमान जो है एमएसपी 23 खाद्यान्नों पर लगती है। 23 रबी फसल और खरीफ फसल, साल में 2 बार एमएसपी तय होता है। और संगठन बनाई गई उसकी सिफारिश के लिए कि एमएसपी जो तय होगी, सरकार को सिफारिश किया जाएगा कि इतना जो है गणना के आधार पर किया जाएगा। और देखिए, उत्पादन की गणना जो है एनएसएसओ करती है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, उत्पादन, कृषि उत्पादन की बात है। तो ये जो है आकलन जो करती है वो एनएसओ करती है, एनएसएसओ। लेकिन सरकार की अब नीति कहो या अच्छाई कहो या बुराई कहो, अभी सरकार जो है इन तीनों पर बैन लगा दिया, आकलन नहीं आते। अब हो सकता है क्या मंशा रहा हो सरकार का, तो यहां पर ये बंद हो गया है, अभी चालू नहीं है। तो एपीसी की गठन हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। पहले सबसे पहले 1965 में हुए, ध्यान रखेंगे, एपीसी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन पहले था, 1965 में गठन हुआ।
और इसी का जो नाम बदल करके CACP कर दिया गया, 1985 में कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका नाम अभी है, जो 1985 से ये सिफारिश करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार को। और सरकार जब यहाँ बात आती है तो बाध्यता नहीं है सरकार की, माने अंतर ना माने, ये होता है, सरकार खुद भी तय कर सकती है। और दूसरी बात, अनाज जो है, ये जरूरी नहीं कि सभी किसानों की अनाज वो खरीद ले, जो MSP मूल्य पे रहता है। FCI और नेफेड ये सरकार की संस्था है। इसमें जो है सरकारी एजेंसियों द्वारा, जो स्थानीय जगह जगह सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न खरीदती है सरकार, और यहाँ पर स्टोर करती है, यहाँ पर स्टोर करती है, और इसी स्टोर से जो है गरीबों को कम कीमत में सार्वजनिक वितरण होता है, किया जाता है। खाद्यान्न संरक्षण अधिनियम 2013 पास हुआ, कांग्रेस ने करके गई, मनमोहन सिंह थे उस टाइम। अब नरेंद्र मोदी जी को जो है वो देना पड़ रहा है। कृषि कानून 2020 जो पास हुआ था, तीनों कृषि कानून, वो क्या था, थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन, देखिए दो जो है नया कानून थे, 1, 2, और ये वाला संशोधन था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। किसका संशोधन? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। 2002 में, 2004 में, ऐसे करके संशोधन होते रहे हैं, लेकिन इसी का संशोधन है ये। यहां पर ये जो है आवश्यक वस्तुओं में जमाखोरों के लिए नियंत्रण के लिए ये जो है नियम बनाई गई थी कि बहुत से स्टॉक कर लेते थे पूंजीपति लोग, कारपोरेट कंपनीज, ये जो है जमा करते थे, तो उस सब के नियंत्रण के लिए ये व्यवस्था 1955 में की गई थी। और इसमें जो आवश्यक वस्तु जो रखी गई, उससे जो लिस्ट से अभी 2020 वाले में हटा दिया गया था, अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तेल, ये सब हटा दिया गया था। और यहां पर ये रखा गया था 2020 में कि कीमत यदि बढ़ जाती है, 100% से भी ऊपर होती है, तो सरकार जो है नियंत्रण करेगी, युद्ध की स्थिति में नियंत्रण करेगी, अकाल की स्थिति में नियंत्रण करेगी, और प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं इस तरीके का जो है अगर घटना घटती है तो नियंत्रण करेगी। लेकिन स्थिति तो ये होती है कि क्या कीमत 100% बढ़ जाती तो नियंत्रण करती, तो यहाँ पर तो बहुत से लोगों को तो लाले हो जाते। तो ऐसी स्थितियों में जो है किसान विरोध कर रही थी, ये इसका सोच था किसान का। और दूसरी जो है ये कानून जो लाई गई, तो एक देश एक बाजार से संबंध है, ये इसका था, इसका FPTC कानून, ये नया कानून। इसमें कोई भी राज्य में जाकर के आप जो है उत्पाद वस्तु कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं, तो यहाँ पर गरीबों के लिए नुकसान था। ये किसान का सोच कि किसान के पास जो है गाड़ी घोड़ा तो रहता नहीं है, साधन ऐसी कुछ है नहीं जो अब बाहर जा कहीं ले जा करके बेचे, और MSP जो है क्या भरोसा, साल चले 2 साल चले फिर बंद हो जाए, या MSP में ये बोले कि भाई हमें माल बहुत हो गया, हम नहीं लेंगे, सरकार में ये बात आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये कहाँ भटकते रहेंगे गरीब लोग। तो ये इसका भी विरोध एक था। इसमें व्यापारियों को फायदा होता, उनके पास तो बहुत प्रकार के साधन हैं, वो भाई कहीं भी ले जा करके बेचते हैं, और गरीबों से और भी ले लेते हैं कि भाई आप इतना दूर जाओगे, और दूसरी बात रहने के रखने का ये सब चीज़ जो है व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो सीधे जो है हमको दे दो, इतने इतने कीमत लो और जाओ घर बैठो, और इस तरीके के बड़े व्यापारियों का फायदा था।
ये जो है किसानों की सोच थी। दूसरी बात, APAFS जो कानून 2020 की आई थी, वो एग्रीमेंट से संबंधित था, करार से संबंधित था। मतलब यहां पर जो है कंपनी, बड़े व्यापारी गण ये किसानों से करार कर लेता कि जो आपकी खेती है, अब जितना भी उनको चिप्स बनाना हो आलू की, या बियर वगैरह बनाने हो, या गेहूं फसल, जो भी चीज़ें की फसल की बात होता, तो उनको जो है कंपनी एक जो है करार करती। और ये भी इसमें दिया गया था कि अच्छे किस्म के बीज देंगी कंपनी और खाद भी देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसान की सोच था कि हम करार यदि कर लेते तो उनका हम गुलाम बन जाएंगे, खाद ले लेंगे, बीज ले लेंगे, गुलाम रहेंगे। और दूसरी बात तो ये है कि करार में वो हमसे जो है फसल से पहले, जैसे कि MSP लगती है बुवाई के पहले, इसी तरह फसल के पहले जो है इसने जो है करार कर लेता। और यहाँ पर जो है करार में ये बात होती है, अगर वो नहीं मानता करार, और इसमें एक शर्त ये भी थी कि 30 दिनों के भीतर, मतलब आपकी जो है फसल जो है, अगर मतलब फसल होती है कटाई के वक्त पे कंपनी ले जाएगी और 2/3 धन जो है 2/3 राशि आपको दे देगी, और शेष राशि जो है 30 दिन के बाद देगी, 30 दिन के अंदर देगी। ये थी कहानी। तो 30 दिन के बाद या 30 दिन के अंदर की जो बात थी यहाँ पर, तो यहाँ पर बात हुआ कि भाई अगर कंपनी ना दे, झूलाते रहे, तो कोर्ट कचहरी कहाँ तक जाएंगे ये गरीब किसान, रहने का ठिकाना नहीं उनके अच्छे से, तो ये बात कहाँ तक जाएंगे। और यहाँ पर जो है किसानों को बोला कि आप उत्पाद कीजिए, आवश्यक वस्तु में उत्पाद कीजिए जोरों से, और संग्रह कीजिए, अपने स्टोर कीजिए, और जब माल रेट बढ़ जाता है माल का तो बाजार में बेचिए। लेकिन यहाँ का किसानों की बात ये थी, और बात सही है कि भाई अब झोपड़ी में रहते हैं तो कहाँ उन लोग जो है माल रखेंगे, सुरक्षित रखने के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कैसे होगी, इतने महंगे बनेंगे। और यहाँ पर जो है करार अगर हुआ और इनने जो कंपनी नहीं मानी तो कोर्ट कचहरी कहाँ जाएंगे, और वैसे भी जो है किस वकील को करेंगे, वकील क्या करेगा, वो सही हमारा जो है केस लड़ेगा कि टरकाता रहेगा, वो भी साल 2 साल झुलाता रहेगा, कमाता रहेगा, क्या भरोसा करें किसके ऊपर। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बात बन रही थी और इसका विरोध था। और यही जो प्रोग्राम के आधार पर जो है किसान संगठन ने क्या मांग कर दिया, MSP गारंटी कानून मांग दिया कि एक गारंटी ही दे दो हमको, एक कानून एक्ट ही बना दो, कोई भी जो है बिचौलिए या अमीर व्यापारी जो भी होंगे, अगर यहाँ पर किसानों के साथ में धोखाधड़ी करेंगे तो यह कानून जो है उसे सजा देगी। और इसमें पार्टी भी 3 बनते, सरकार बनती और व्यापारी बनता और किसान बनते, 3 बनते। तो ये जो है मामला यहाँ समस्या समाधान होने की बात थी कानून में। लेकिन बात यह है कि ऐसी उतार चढ़ाव की स्थिति में एक लेवल में यदि अगर हो जाता, कृषि कानून ही बन जाता, तो फिर बड़े व्यापारी खरीदते ही नहीं, उतने ही जो है लेना ही पड़ता कानून में तो, और फिर बेचते किस रेट से, फिर वो किस रेट से फिर वो बेचते। अगर ज़्यादा बढ़ा करके बेचते तो वो भी कानून बना होता कि नहीं बेच पाएंगे, इसमें इतना रेट पर नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसी में अर्थव्यवस्था चरमरा जाती और जो है स्थिति गंभीर होती देश की। तो देखिए अभी आगे और क्या करते हैं। अभी तो किसान बोला है, पंजाब संगठन ने बोला है कि आंदोलन खत्म किया जाएगा। आगे क्या विचार बनता है उनका। यहां पर एक चीज बताना था कि जब सत्र चलते हैं, संसद का सत्र चलते हैं, तो उस समय जो है सत्र का आहूत करते हैं राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्र का जो आहूत होता है, बजट सत्र वगैरह है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, आहूत सत्र बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 85 के तहत में करते हैं, इनको अधिकार है राष्ट्रपति को, और सत्र बुलाई जाती है।
सत्रावसान जो होता है, प्रोरोगेशन जो होती है, वो राष्ट्रपति करते हैं, इसी आर्टिकल के तहत में करते हैं। या सत्र समाप्त होता है, अगला सत्र की बात होती है, तो ये जो है प्रोरोगेशन जो राष्ट्रपति करते हैं। और लोकसभा का विघटन जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है, इसी आर्टिकल के तहत में होता है। और जब सत्र चलती है तो स्थगन जो होती है, निलंबन जो होता है, वो स्पीकर अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जाता है। नहीं तो जैसे राज्यसभा में चल रहा हो तो वहाँ पर सभापति ना हो तो उपसभापति, इसी तरह का जो लोकसभा में चल रहा हो तो अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जाता है स्थगन। मिनट का हो, घंटे का हो, दिन का हो, सप्ताह का हो, या साइन डाई भी हो सकता है। साइन डाई मतलब अनिश्चित काल तक के लिए हो सकता है। जब कुछ नहीं बोलेंगे तो वो जो है सीधे अनिश्चित काल के लिए माना जाता है, साइन डाई माना जाता है। तो ये सत्र वाला में भी जो है उस समय नहीं बता पाए थे, अभी याद आया। तो साथियों, जय हिंद।